हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे कि आपके पास एक टोरॉइड है और टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, या टोरॉइड के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम आपने पढ़ा था। इसके पहले आपने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था और वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था। और इसके बाद एम्पियर के नियम के बाद 2 अनुप्रयोग आपने पढ़ लिया। और आज का ये तीसरा अनुप्रयोग है। 2 अनुप्रयोग में आपने पढ़ा, एक आपके पास चालक तार है, उससे कुछ दूरी पर है ना हम चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथी नियम से कराए थे। इसके बाद एक आपके पास धारावाही परिनालिका है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर दी थी हमने। और आज हम यहाँ पर टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे, वो भी आपका एम्पियर परिपथी नियम का लागू होगा। एम्पियर का जो परिपथी नियम था एक बंद लूप के लिए, तो यहाँ पर जो टोरॉइड है एक बंद लूप की भांति ही कार्य करेगा और बंद लूप के कारण ही हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। अच्छा, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है सर? तो किसी भी बंद लूप में बहने वाली समस्त धाराओं का है ना बीजगणितीय योग हम लेकर चलते हैं, तब हम कहते हैं किसी भी बंद परिपथ में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। कुल कितना धारा बह रहा है उसका μ0 गुना होता है। यानी हम जब भी एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एम्पियर का नियम लगाना जरूरी होता है, तभी तो भाई हम उसका अनुप्रयोग कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो कुछ बेसिक पृष्ठभूमि जो हमने करा दिया था, और ये सारे वीडियोज जो हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्रम से मिल जाएंगे बेहतर रूप से, जिसे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोरॉइड है क्या, टोरॉइड की परिभाषा क्या है, या टोरॉइड कहते किसे हैं। तो यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिस पर विद्युत रुद्ध तार के अत्यधिक फेरे पास पास सटाकर लपेटे जाते हैं। अब देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये प्यारे बच्चों एक हमारे पास वृत्ताकार, ये देखिए वृत्ताकार खोखला छल्ला है। अब खोखला छल्ला बनाने के लिए, खोखला बनाने के लिए इसका एक परत और हम बना देते हैं, तो ये हमारा वृत्ताकार खोखला छल्ला हो गया। ठीक है, डायग्राम पूरा विधिवत समझोगे तब मजा आएगा। ठीक है, अब इसमें इसको बनाने के लिए हम तांबे की तार लपेटते हैं। तांबे की तार इस प्रकार से, देखो ये तांबे की तार हम लपेट दे रहे हैं। आपको समझ में आएगा बेहतर रूप से, चिंता मत करें। ये डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तभी समझ में आएगा बच्चा लोग, अन्यथा आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ये हम इस पर तांबे के तार को अत्यंत पास पास लपेट दे रहे हैं, ऐसा। ठीक है, अब इसमें 2 वायर हम निकालेंगे बाहर, जैसे एक यहां से निकाल देते हैं, एक यहां से, और प्यारे बच्चों एक यहां से वायर निकाल देते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब इसको हम मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कुंजी लगाकर ये जोड़ दिए, क्योंकि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी वो टोरॉइड कहलाएगा। ये हमारा टोरॉइड बन चुका है, समझ रहे हो। हमने क्या कहा कि एक हमारे पास क्या है, वृत्ताकार खोखला छल्ला है, वृत्ताकार है और खोखला भी है अंदर, है ना। जैसे हमारे पास एक पतला कागज हो या पेन ही हो, है ना। पेन देखो, पेन अंदर खोखला होता है, इसको मोड़ करके वृत्त के आकार का बना दिया जाए तो वृत्ताकार खोखला छल्ला रहेगा, जिसके चारों ओर तांबे के तार को हम लपेटेंगे, अत्यंत पास पास सटा करके इसको लपेट देते हैं तो ये टोरॉइड बन जाता है। ये चीज आप समझो। अब इसमें देखो कि ये जो आपका टोरॉइड बनता है, तो एक तो जब हम इसको यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं एक वायर के माध्यम से। ये लो सिंपल तरीके से, और हम मान के चलते हैं ये आपके पास वृत्ताकार, इसको जब मोड़ देंगे तो वृत्त के आकार का बन जाएगा। तो जब हम इस पे तांबे का तार लपेटेंगे, देखना, तो एक नीचे की ओर जाएगा और फिर एक ऊपर की ओर जाएगा, समझ रहे हो। मतलब एक ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और एक नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, 2 चीज हो रहा है। देख लो जरा, फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो, जब इस तांबे की तार को लपेटूंगा तो एक नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। मतलब यहां से एक धारा अंदर की ओर जा रही है और एक धारा अंदर से बाहर की ओर आ रही है।
तो यहां पर दो प्रकार की धाराएं हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक जो अंदर की ओर जा रहा होगा उसे यदि हम प्लस कह रहे हैं, तो अंदर से जो बाहर की ओर आ रहा होगा उसे हम माइनस कहेंगे, क्योंकि धारा किसी भी संधि पर जो धारा है बराबर है, लेकिन वो जाने वाले को यदि हम प्लस कहते तो आने वाले को माइनस कहेंगे। एक दूसरे के अपोजिट है, यदि जा रहा है और एक वहां से आ रहा है तो फिर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई एक चालक जिसे यहां से हमने धारा प्रवाहित किया तो यहां से धारा गया तो कहीं ना कहीं यहां से धारा आ रहा होगा इस चालक तार पर, है ना। इसके बाद फिर से यहां धारा जा रहा होगा, फिर यहां से कहीं ना कहीं आ रहा होगा अंदर से, फिर ये चालक तार से धारा जा रहा होगा, फिर कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा होगा। ये कंडीशन चलता रहता है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। मैंने कहा एक खोखला गोला वृत्ताकार ये छल्ला हो गया, अंदर खोखला है, जब उसमें ऐसा चालक तार हर जगह लपटा रहेगा यानी लपेटा जाएगा, तो जब धारा हम बहाएंगे तो धारा एक बार ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे की ओर, ऐसा क्रम चलता जाएगा। मतलब एक धारा ऊपर की ओर प्लस की ओर है तो नीचे की ओर आने वाला माइनस हो जाएगा। समझ में आया कछु भाई साहब? मैंने फिर से आपको समझाने की कोशिश किया कि मान लो ये चालक तार है, ये नीचे की ओर आ रहा है, फिर इसको लपेटा ऊपर की ओर जाएगा, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। यार वायर दिख नहीं रहा होगा, ये रेड कलर तो दिखेगा ना, देखो जरा, ये ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ये लगातार ऐसा क्रम चलता जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर दो प्रकार की धाराएं आपको, एक अंदर की ओर जाती हुई नजर है, एक अंदर से बाहर की ओर। यदि हम एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे, ये चीज क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि यदि हम यहां पर धारा की काउंटिंग करेंगे, देखो जरा, यहां पर जब हम धारा की काउंटिंग, अंदर जब हम धारा की काउंटिंग करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो अंदर से बाहर की ओर आ रही है उसकी काउंटिंग की जाएगी। अंदर जब हम धारा की काउंटिंग करेंगे हर एक वायर पर, यहां पे चालक तार है, तो जो अंदर से बाहर की ओर, अब यदि हम यहां पर यदि काउंटिंग करें तो यहां पर जो प्यारे बच्चों, यहां पर हम थोड़ा इसका चिन्ह बदल देते हैं, साइन, ये क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां पर जब हम धारा की गणना कर रहे होते हैं, यहां पर कितनी धारा है, तो जो बाहर से अंदर की ओर जा रही है वो धारा हम यहां पर मानकर चलते हैं। दो प्रकार की धाराएं टोरॉइड पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और एक अंदर से बाहर की ओर। यह समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि टोरॉइड के कारण भाई तीव्रता कितनी होती है। तो ये तो हमारा टोरॉइड हो गया कि भाई साहब एक खोखला छल्ला है, इसमें प्रति इकाई मतलब क्षेत्रफल या इकाई भाग पर फेरों की संख्या स्मॉल n है और सब में कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो निकालना तो बहुत सिंपल है, ये चीज क्लियर हो गया। टोरॉइड का डायग्राम आप बना लिए, टोरॉइड इस प्रकार का होता है। अब आप कहोगे कि सर इसके आधार पर हम यदि हम समझें तो क्या व्यंजक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक अलग सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम छोटा सा, देखो जरा डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमने कहा ये टोरॉइड है, ये क्या है? टोरॉइड है। ये वृत्ताकार आपका टोरॉइड है, ये लो, ये टोरॉइड हो गया, सही बात है। इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, तीन फेस हो सकते हैं। कैसे कैसे तीन फेस? एक तो आपका अंदर का भाग यहां पर हम निकालेंगे, ठीक है। एक आपका बाहर वाला भाग हो गया, ठीक है। और एक हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जानते हो कहां पर? इस टोरॉइड के अक्ष पर। ये रेड कलर का जो दिख रहा है टोरॉइड है, इसके अक्ष पर निकालेंगे। यदि तीन कंडीशन होगा टोरॉइड का मान निकालने के लिए, हम तीन कंडीशन पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक तो टोरॉइड के, ये पूरा भाग टोरॉइड है, ध्यान रखो थोड़ा सा, ये पूरा भाग टोरॉइड है, ये टोरॉइड है, ठीक है। इस पे यहां पर देखो टोरॉइड दिख रहा है, तो यहां पर जो आपका टोरॉइड है इसमें तांबे का तार लपेटा गया है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। तो यहां पर तीन कंडीशन पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। या तो टोरॉइड के अक्ष पर हो सकता है, या तो टोरॉइड के बाहर, या तो टोरॉइड के बीच में जो रिक्त स्थान है। फिर से समझने की कोशिश करो। हमने एक वृत्ताकार खोखला छल्ला लिया, तांबे के तार को लपेटा, तो एक टोरॉइड बन गया। अब जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीन कंडीशन पर निकालेंगे। देखते हैं कि टोरॉइड के बाहर, ये टोरॉइड था हमारा, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। और तीसरा कंडीशन होता है बच्चा लोग कि टोरॉइड के अंदर जो रिक्त स्थान है, वृत्ताकार हम यहाँ पर खोखला छल्ला लेकर चल रहे हैं, है ना, वृत्ताकार खोखला छल्ला है, उसके अंदर कुछ रिक्त स्थान है, वहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो तीन कंडीशन लगा करके हम यहाँ पर चेक करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे।
ये आपका डायग्राम क्लियर है? अब भाई पूरा बोर्ड में तो डायग्राम ही बन गया, तो लिखोगे कहाँ सर? तो एक काम करता हूँ बच्चा लोग, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना, इसको मैं क्लीन करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कि टोरॉइड के अक्ष पर, कहाँ पर? टोरॉइड के अक्ष पर। तो सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को लंबा वीडियो देना पड़ रहा है इसमें, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए मान के चलते हैं थोड़ा सा कि माना टोरॉइड के, हमने टोरॉइड बनाया, टोरॉइड में तांबे के तार को लपेटा, टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई इकाई, एकांक मतलब इकाई भाग, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। मतलब इकाई भाग में बात कर रहा है, इकाई मतलब एक, है ना। यदि मान लो ये 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तथा कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं? I धारा, तथा बहने वाली धारा I है, ठीक है। बहने वाली धारा I, जितना मैं लिखाऊंगा उतना ही लिखना है, ठीक। अब देखो, इस टोरॉइड का केंद्र बिंदु यदि हम O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? O। टोरॉइड के केंद्र बिंदु O से, टोरॉइड के केंद्र बिंदु O से, देखो कहीं पे मैं यदि ये बिंदु P मान लूं, यहां पर ही बिंदु P मान लूं, R दूरी, ये हमारा केंद्र है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तो बहने वाली धारा I है टोरॉइड के केंद्र बिंदु O से उसके अक्ष पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। अच्छा, एक काम करो ना सर, चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल रहे हो, लेकिन आप एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर निकाल रहे हो, तो एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर एक बंद लूप होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था, थोड़ा यहां पे मैं डायग्राम बना दूं, दिख रहा है? ठीक है, दिखेगा ना? चलो, तो मैंने आपको समझाया बच्चा लोग कि ये मेरे पास एक क्या है, मैं यहां पर एक छोटा सा एम्पियर के परिपथी नियम को समझाने के लिए टोरॉइड में एक बंद लूप बनाऊंगा। ये टोरॉइड है। अब इसके अक्ष के लिए मैं बात करूं तो ये अक्ष के लिए यहां पर मैंने एक बिंदु लिया है, इस बिंदु को लिया है ना। केंद्र हमने O ले लिया है और त्रिज्या R है। थोड़ा समझना, हमने टोरॉइड बनाया, टोरॉइड के अंदर अक्ष पर एक बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P पर हमें एक बंद लूप की गणना करनी पड़ेगी, बंद लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। जब तक हम बंद लूप की कल्पना नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम अनुप्रयोग नहीं ला सकते। तो हमने कहा एक टोरॉइड है बच्चा लोग, इसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है, I धारा प्रवाहित हो रही है और केंद्र O से अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालना। यार विद्युत क्षेत्र ऑफलाइन क्लासेस में चल रही हैं इस टाइम पे, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र आ जाता है, समझ रहे हो। तो केंद्र O से R दूरी पर अक्ष पर ही एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए हमने एक और बंद लूप की गणना कर ली, है ना, यानी बंद लूप की कल्पना कर ली। बंद लूप तो बना सकते हो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भाई साहब यहाँ हर जगह ये जो है ना, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, वृत्ताकार लूप की भांति होगा। अब ये धारा के डायरेक्शन के आधार पर है। जैसे मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि धारा आपका अंगूठा का दिशा है तो उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, वहीं पे यदि जो उंगली है वो धारा की दिशा हो जाए तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसे ही कंडीशन पर प्यारे बच्चों, तो यदि हम यहाँ पर देखें धारा ऐसे मुड़ रही है, देखो ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, मतलब ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, यूं इसके चारों ओर ऐसा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो ना, मैं फिर से समझा रहा हूं, यदि आपका, थोड़ा समझना, यदि आपका ये धारा का दिशा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र, इसका अपोजिट कर दो, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र तो फिर ये धारा का दिशा। अब ऐसा आपका चालक तार मुड़ रहा है, ऐसा देखो जरा, ऐसा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंगूठे की दिशा पे हो जाएगा, समझ रहे हो।
चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं यहां पर एक बंद लूप की कल्पना करूंगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो तो हम यहां पर केंद्र O मानकर R त्रिज्या लेकर R त्रिज्या का एक बंद लूप की कल्पना करते हैं। बंद लूप की क्या करते हैं बच्चे लोग? कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है, जो बिंदु P से होकर जाता है, बिंदु P से होकर जाता है। ये बिंदु P से होकर जा रहा है। देखो जरा, हमने एक बंद लूप की कल्पना कर दी, बिंदु P से होकर जाता है। अब बिंदु P पर एक अल्पांश हम ले लेते हैं, ठीक है। बिंदु P पर एक अल्पांश dl की कल्पना करें तो एम्पियर के परिपथी नियम से, तो एम्पियर की परिपथी नियम लगा दें डायरेक्ट, या कि पहले हम देखो एम्पियर के परिपथी नियम के लिए ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। बंद लूप है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें जितना धारा बह रहा उसका म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथी नियम है। तो ये चीज यदि हम निकालें कि यदि हमने कहा कि भाई साहब R त्रिज्या का, और हमने एक बंद लूप की कल्पना कर ली जो बिंदु P से होकर जाता है, इस पर एक अल्पांश भी कल्पना कर लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कल्पना करें तो यदि हम कह दें B.dl कितना आएगा, तो देखो जरा, ये हो जाएगा A.B का फार्मूला क्या होता है? A.B का फार्मूला होता है AB यानी B.dl cos थीटा, और cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो B इंटू dl हो जाएगा। बच्चा लोग यदि B को बाहर ले लें तो dl हो जाएगा, और dl का मतलब देखो, थोड़ा सा फिर से समझो आप लोग, एक dl अल्पांश की बात कर रहे हैं। जब समाकलन हो जाता है तो ये आपके वृत्त की परिधि की बात हो जाती है। फिर से समझो, ये हमने कहा, ये आपको रेड कलर दिख रहा ना, ये रेड कलर, इस पर एक अल्पांश की कल्पना करी थी हमने, है ना। और फिर से समझो, हमने आपको क्या समझाया कि धारा, हमने आपको समझाया कि यदि अंगूठा धारा की दिशा में है तो उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा। यदि उंगली चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो फिर अंगूठा धारा, या कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र तो उंगली विद्युत धारा। अब धारा इसमें इस प्रकार से बह रहा है हर जगह, तो अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि यहाँ पर हमने अल्पांश की दिशा इधर माना तो चुंबकीय क्षेत्र का भी दिशा इधर होगा, इसलिए B और dl के बीच जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। B और dl मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और जो हमने अल्पांश की एरिया वेक्टर निकाली तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा 0 डिग्री। एक ही दिशा पे चल रहा तो 0 डिग्री, विपरीत दिशा में चल रहा तो 180 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत है तो फिर 90 डिग्री बनाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा समझिएगा, मतलब यहां पर यदि हम कह दें कि B.dl कितना आया प्यारे बच्चों, यहां पर V.dl तो आपका आ जाएगा B, तो B रहने दो, और आपके वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। ये कहां से आ गया 2πr? वृत्त की परिधि, मैं फिर से बता रहा हूं, वृत्त की परिधि प्यारे बच्चों 2πr कहां से आ रहा है? ये जो आपका अल्पांश dl है, एक छोटे से पृष्ठ की, एक छोटे से भाग की लंबाई है। अब जब संपूर्ण वृत्त की लंबाई की बात कर लेते तो वृत्त की परिधि कहला जाती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा, चूंकि ये जो आपका dl है वो वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि इसलिए है प्यारे बच्चों क्योंकि ये परिधि हमारे पास r त्रिज्या का है, इसलिए 2πr ले लिया हमने। ये लो, ये चीज कर लो। टोराइड पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लंबा समय भी लगेगा और थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। लिखते चलो आप लोग बेहतर रूप से। टोराइड को आज हम ख़त्म ही करके छोड़ेंगे। अभी ये चल रहा है प्यारे बच्चों किसके अंदर? वृत्त के, है ना, जो आपने लूप की कल्पना की है r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या। अभी ये केवल हम बात कर रहे हैं टोराइड के अंदर अक्ष पर कई सारे यहाँ पर वृत्ताकार भाग में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी चल रही होंगी, है ना। तो हर एक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक की बात कर रहे हैं। एक वृत्ताकार लूप हमने लिया। अब जरूरी नहीं कि एक ही वृत्ताकार लूप हो, यहाँ पर कई सारे वृत्ताकार लूप हैं, ठीक है। अब देखो
एम्पियर का नियम क्या कहता है कि जब भी हम एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं तो भाई साहब वो धारा बंद लूप के अंदर की गणना की जाती है। तो हमने कहा यहां बाहर से एक धारा अंदर की ओर जा रही है और अंदर से एक धारा बाहर की ओर, क्योंकि एक चालक तार अंदर की ओर जाता है और चालक तार अंदर से बाहर की ओर। तो जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है वो तो लूप के बाहर है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जो अंदर से धारा बाहर की ओर आ रही है, जो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाहर से में कोई लेन देन नहीं। इस लूप के बाहर की जो धारा होगी उसका कोई लेन देन नहीं है उस लूप के अंदर से। क्यों? क्योंकि लूप के अंदर का ही हम केवल चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्पियर ने बताया था लूप के अंदर जितनी भी धाराएं होंगी उनका हम बीजगणितीय योग का मान लेते हैं, यानी जितनी भी धाराएं चल रही हैं लूप के अंदर ही हम लेंगे। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, देना है तो आगे चलकर फिर जरूरत पड़ेगा। क्लीन कर दें। डायग्राम भी हमें नहीं मिटाएंगे, डायग्राम तो रहने देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि डायग्राम के बिना कछु संभव नहीं है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा फिर से इसको मैं क्लीन करता हूं। अब टोरॉइड वगैरह की परिभाषा जाने दो बाबूजी, खत्म कहानी। अब हम यहां पर आपको सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। एम्पियर के परिपथी नियम से लिखो आगे। एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से। एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। उस लूप के अंदर जितनी भी धाराएं बह रही है, समझ रहे हैं, उस लूप के अंदर जितनी भी धाराएं बह रही है उसका म्यू 0 गुना होगा। ठीक है, यानी आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप, आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में घिरी हुई धारा, कुल कितना वृत्ताकार लूप में धारा बह रही है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई साहब कितना धारा है। धारा आई तो बहा रहे हैं, लेकिन अब ये कैसे समझाओगे सर? इसको समझना बड़ा कठिन हो गया। B.dl चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, म्यू 0 है तो रहने दो। अब देखो थोड़ा सा, इकाई भाग पर फेरों की संख्या n है और टोटल इस वृत्ताकार लूप की जो लंबाई है वो 2πr है। बोलो ये 2πr कहां से आ गया? वृत्ताकार लूप वृत्त की एक परिधि है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r थी भाई, तो टोटल लंबाई 2πr और इकाई भाग पर n, तो टोटल फेरे 2πr इंटू n। इकाई यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तो कुल लंबाई 2πr है, तो कुल फेरे 2πr इंटू n। अब एक में धारा आई तो इतने फेरे हैं, तो फिर इसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? आई का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी म्यू 0 के साथ कुल कितने फेरे हैं, कुल फेरों की संख्या और उन फेरों में कितनी धारा बह रही है। यह चीज क्यों लिया जा रहा है कि कुल धारा लेंगे भाई साहब, कुल धारा। और इस स्मॉल आर के अंदर की बात हो रही है, बाकी बाहर की बात नहीं हो रही है। इसमें कई सारे वृत्ताकार लूप हो सकते हैं, एक नहीं। जितना मोटा होगा उसके अंदर 20, 25, 30, 35, 40, 1000, 10,000, 20,000, इससे लेना देना हमको नहीं है। अभी हम केवल एक के लिए बात कर रहे हैं। कितने के लिए कर रहे हैं? एक के लिए। तो म्यू 0 हो जाएगा। कुल फेरों की संख्या आप बताओ, तो कुल फेरों की संख्या 2πr लंबाई है, ये वृत्त की परिधि है और इकाई भाग पर n फेरे हैं, इकाई भाग पर n फेरे हैं, इसलिए n का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा और इनटू प्यारे बच्चों आई कुल धारा। फिर से समझो, इकाई भाग पर फेरे n, तो कुल फेरे 2πr में n का मल्टीप्लाई, एक फेरे पर धारा आई तो कुल धारा तो मल्टीप्लाई आई, ये समझ लो। और ये हमारा निकल कर आ गया समीकरण B.dl। समीकरण ये 2 था कि 1 था, जो भी आप 1 यदि दिए हैं तो इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण 1 में भी VDL है, समीकरण 2 में, दोनों में, मतलब समीकरण 1 में VDL है, समीकरण 2 में है। तो तुलना करोगे तो B इंटू 2πr μ0 इंटू n इंटू 2πr i, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, यानी B का जो मान आया प्यारे बच्चों μ0 आ गया, यहां पर बचा n, यहां पर i। ये आ गया टोराइड के अंदर किसी एक लूप के कारण। एक लूप की बात कर रहा हूं, कई सारे हैं तो फिर उनकी त्रिज्या औसत त्रिज्या ली जाएगी। कई सारे हमारे पास लूप हैं, यदि वृत्ताकार जो लूप हमने लिया भी एक लिया था, अब यदि हम कह दें कि उसके अंदर कई सारे लूप हों, है ना, तब उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं माध्य त्रिज्या। माध्य मतलब समस्त त्रिज्याओं का औसत, समझ रहे हो भाई। एक लूप हो गया, दूसरा लूप भी उसकी त्रिज्या कुछ और, तीसरी लूप भी। भाई हम कह तो रहे हैं कि ये टोराइड है, ये क्या है, टोराइड इतना चौड़ा, ये पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, इनकी त्रिज्या अलग अलग। तो कुल त्रिज्या का यदि हम माध्य निकालेंगे तो औसत माध्य जो हमारा हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाएगा त्रिज्या के। और भाई जब यदि हम कह रहे हैं सब में n फेरे हैं, सब में n फेरे, सब में, तो कुल फेरे कैपिटल N ले सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई साहब हम तो ये कह रहे हैं कि जो टोराइड बना उसके अंदर कई सारे वृत्ताकार लूप हैं। ये तो सही बात है सर, कई सारे वृत्ताकार लूप हो भी सकते हैं। जब कई सारे वृत्ताकार लूप हो सकते हैं तो उसके अंदर जो माध्य त्रिज्या है वो कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा इतना तो लिख लो कि यही टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, ठीक है। अब देखो आगे हम इसकी बात करेंगे कि यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल R तथा माध्य त्रिज्या कैपिटल R तथा फेरों की कुल संख्या कैपिटल N हो तो देखो जरा कुल फेरे n हमने कहा और एक परिधि 2πr है। फिर से समझना ना, बड़ा खतरनाक है यार, आज गला भी काम नहीं कर रहा है, बड़ा खतरनाक है, थोड़ा समझो। कुल फेरे n किसके बराबर होगा बच्चा लोग? तो मैंने कहा कि एक छोटा सा लूप लिया था 2πr और इसमें कुल फेरे n का मल्टीप्लाई किया था। सही बात है सर। तो यदि मैं एक के लिए करता तो 2πr इंटू n कर देता, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि कुल फेरे निकालना है तो ये जो त्रिज्या है वो कैपिटल R कर देंगे, त्रिज्या कैपिटल R कर देंगे। तब प्यारे बच्चों यहां से मैं स्मॉल n बराबर निकालूं तो कैपिटल N बटा 2πr हो जाएगा और इस n का मान मैं समीकरण 3 में रख दूं तो हमारा मान कुछ और निकल कर आएगा। देखो समीकरण 3 से तो रखो b बराबर कितना आएगा, b बराबर μ0, यहां पर देखो n का मान कैपिटल N तो कैपिटल N i बटा 2πr है तो 2πr। लो भाई साहब, ये औसत के लिए बात कर रहे हैं, टोराइड के अंदर कुल की बात कर रहे हैं। यदि ऐसा कंडीशन हो जाए, टोराइड का जो औसत त्रिज्या हो जाए कैपिटल R हो जाए, फेरों की संख्या n हो जाए, तो अभी केवल हम अक्ष की बात कर रहे थे, केवल अक्ष की बात कर रहे थे। अब हम टोराइड के बाहर की बात करेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, मिटा दें? ठीक है सर, मिटा दीजिए। टोराइड के बाहर अब आप थोड़ा सा हेडिंग लगा लो, टोराइड के बाहर क्या लिखोगे? टोराइड के बाहर हेडिंग लगाओ, टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र।
अब देखो एम्पियर ने क्या बताया था, एम्पियर ने बताया था कि भाई साहब जो हम बंद लूप की कल्पना करते हैं, जैसे इस केंद्र से R1 त्रिज्या का एक बंद लूप हमने बना दिया, ठीक है, ये बंद लूप बना दिया। अब इस बंद लूप के अंदर धाराएं कितनी हैं? इस बंद लूप के अंदर अभी जो हम बंद लूप बनाए थे, इसके अंदर बनाए थे, तो उसके बाहर वाले धारा को, यानी बाहर से अंदर जाने वाले को हमने कैंसिल कर दिया था, केवल अंदर से बाहर आने वाली धारा को लिया था। इसके कारण से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकला था। लेकिन जब हम बाहर एक बंद लूप बना देंगे तो इसके अंदर जाने वाली भी धाराएं हैं और अंदर से बाहर भी आने वाली धाराएं हैं, मतलब एक प्लस का भी धारा है और एक माइनस का भी धारा। तो जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, कुल मिलाकर धारा का जो बीजगणितीय योग है शून्य हो जाएगा। फिर से समझो, एम्पियर ने कहा एक बंद लूप की आप कल्पना करोगे और उसके अंदर ही धारा देखोगे और धाराओं का बीजगणितीय योग लोगे आप। तो हमने कहा भाई ये जब बाहर बंद लूप बना लिया, अब इसके अंदर जब हम धारा देखते हैं तो एक यदि बाहर जा रहा है अंदर, तो एक अंदर से बाहर क्यों आ रहा है? अब बोलो कि सर ये नियम उसमें भी लगा देते तो उसमें भी धारा जीरो हो जाता। ऐसा नहीं है, उसमें अंदर लूप बनाया था अक्ष पर, तो जाने वाला का तो कोई अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन आने वाला जो धारा था वो लूप के अंदर था, इस कारण से वहां पर तीव्रता निकली। लेकिन इसके अंदर ये जो हमारा बंद लूप बना, इसके अंदर जाने वाली भी धारा है और आने वाली भी धारा, इसलिए अंदर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान शून्य होगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा बच्चा लोग बढ़िया वृत्त बना देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु हमने P दिया था, तो यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं Q दे देते हैं और त्रिज्या R' दे देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर लेते हैं, माना टोराइड के बाहर केंद्र O से R1 दूरी पर एक बिंदु, जैसा जैसा बोलता हूं लिखते चलना आप लोग, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q है, R1 त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं, जो कि बिंदु Q से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? Q से होकर जाएगा, इस बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पर प्रवाहित धारा का म्यू 0 गुना होता है। और हमने कहा भाई कि ये जो बाहर हमने लूप बनाया, इसके अंदर धारा शून्य होगा। क्यों? अब आप कहोगे सर सारा धारा तो अंदर ही है, तो मैंने कहा ना एक धारा अंदर की ओर जा रहा है, एक धारा अंदर से बाहर आ रहा है, तो एक दूसरे को निरस्त कर दिए तो खत्म कहानी। ठीक है, तो ये आपका आ गया B.dl बराबर 0। और आपका जो भी समीकरण हो प्यारे बच्चों, समीकरण आप दे सकते हो, जो भी देना हो आप थोड़ा सा दे लेना, है ना। या कि आप इसके आगे ऐसा भी कर सकते हो कि B.dl करोगे जब ना, तो यहाँ पर ऐसा स्थित आएगा, देखो B.dl बाकी cos 0 ही आएगा, है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा और ये dl हो जाएगा बराबर 0। B बराबर, अब dl क्या है? अल्प है, और पूरे के लिए निकालोगे तो 2 पाई R1 करोगे बराबर 0। कुल मिलाकर इसको पक्षांतर करो 0 आएगा, बस खत्म कहानी बच्चे लोग, ऐसा कर लो। यानी जो हमारा टोराइड है जिसके बाहर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो प्यारे बच्चों वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल शून्य होगा, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है यदि बाहर हम लेकर चल रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हो ना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र शून्य है।
ठीक, कोई दिक्कत? चलो फिर से अब हम बात करते हैं टोरॉइड के अंदर। लो भाई, ये अक्ष पर हमने कर लिया, बाहर भी कर लिया। टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर, ठीक है, टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर हम तीनों कंडीशन निकाले दे रहे हैं। तीसरा आपका कंडीशन है टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के अंदर कहां पर? रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकाल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। हो सकता है आज पकाऊ लग रहा हो यार, इतना लंबा सर मजा नहीं आ रहा, क्या करें यार, समझाना पड़ता है। अब देखो एक फिर से अंदर एक मान लो एक केंद्र O है और R3 त्रिज्या ले लो, R3 त्रिज्या, और हम एक और बंद लूप की कल्पना कर लेते हैं। कर लो यार, जितना करना है कर लो, है ना, कर लो, जितना करना है कर लो। मन मौजी है भाई साहब, हम तो फौजी। कहाँ गया भाई मार्कर? मार्कर गुम गया मेरे बच्चा, एक नीला मार्कर। चलो साउंड क्लियर? चलो कोई बात नहीं है, एक काम चलाते हैं। सही मार्कर कहाँ गया? माना टोरॉइड, कहाँ भाई? टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान पर एक बिंदु पी क्यू ले लिया हमने, वो ले लिया, तो यहां पर एक बिंदु लेते हैं R, एक बिंदु R है, ठीक है, एक बिंदु R है। R3 त्रिज्या का एक बंद लूप की कल्पना करते हैं, बंद लूप की कल्पना करते हैं जो कि बिंदु R से होकर जाता है, R से होकर जाता है। बंद लूप बना लिया। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पर प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है और धारा अंदर शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो कोई धारा ही नहीं है। इस बंद लूप के अंदर कोई धारा है? बिल्कुल नहीं है, इसके बाहर है, इसलिए खत्म कहानी। यहां पर लिख सकते हो कि चूंकि बंद लूप में कोई धारा नहीं है, जब कोई धारा ही नहीं है तो फिर किस काम का? अब ये B बाहर आ जाएगा, B डॉट cos 0 डिग्री, ये लो वही चीज कर रहा हूं, बराबर 0, B बाहर ले लेता तो dl हो जाता, cos 0 का मान 1 हो जाता 0। फिर आप यदि आगे करते तो ऐसा आता, dl है अल्प के लिए, पूरे के लिए 2 पाई R3 कर देते, तीसरा त्रिज्या, यानी कुल मिलाकर B बराबर 0 ही आता, कितना भी कोशिश कर लेते। और यहाँ से हमारा टोरॉइड की कहानी हो जाती है खत्म। बड़ा लंबा यार, थोड़ा सा लग ही गया, कोई बात नहीं, सिंपल है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये चार्ज है, 1 सब्जेक्ट का बेहतर रूप से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।